नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संस्कृति में चोलों, चालुक्यों और पल्लवों का योगदान। जो हमारा अगला चैप्टर है वह है भारतीय संस्कृति में चोलों, चालुक्यों और पल्लवों का योगदान, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चोलों के बारे में और उन चोलों में कौन कौन से शासक हुए और कौन कौन से शासकों ने क्या क्या महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की। तो इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इनकी वंश की संस्थापना या स्थापना किसने की और उनका वास्तविक संस्थापक कौन था, आदि बहुत सारी जानकारियां आज हम प्राप्त करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम चोलों की बात करें तो प्रारंभिक जो चोल थे वह पल्लवों के सामंत थे और फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और जब पल्लव शक्ति क्षीण होने लगी तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और एक स्वतंत्र राज्य में स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो चोल जो है वह प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे और इन चोल जो इनके संस्थापक कहे जाते हैं, चोल वंश के संस्थापक कहे जाते हैं, वह विजयालय था। इनका संस्थापक विजयालय था और इनका जो प्राचीनतम जो निवास स्थान था चोलों का वो उरेयूर था। इनका प्राचीनतम जो निवास स्थान था वह उरेयूर था, उरेयूर। तो ये सबसे पहले प्राचीन रूप से यहाँ निवास करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे पल्लवों के नज़दीक आए और फिर पल्लवों के सामंत बने और जब पल्लव शक्ति क्षीण होने लगी तो अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और इस वंश की जो नींव है या इसको संस्थापक कहें तो वह विजयालय था। लेकिन अभी तक एक छोटे से राजा के रूप में ही ये शासन कर रहे थे, लेकिन जब राजराज प्रथम शासक बनते हैं तब जो है वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लेते हैं और उपाधियां भी धारण करते हैं। और इसके साथ साथ राजराज प्रथम ने जो है एक विस्तृत साम्राज्य की, एक छोटे से राज्य से एक साम्राज्य स्थापित कर लिया अपनी शक्ति बल और बुद्धि के बल पर। तो इनको जो है चोलों का वास्तविक संस्थापक यह राजराज प्रथम को कहा जाता है, जबकि संस्थापक जो है वो विजयालय को कहा जाता है। इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी जो है वो तंजौर कही जाती है, तंजौर राजधानी। और उसके बाद जब राजेंद्र प्रथम शासक बनते हैं तो वह गंगेकोंडपुरम या गंगेकोंड एक अभियान चलाते हैं, उसमें इसको सफलता मिलती है। तो फिर जो है गंगेकोंडचोलपुरम नाम से एक नई राजधानी स्थापित करते हैं और अपनी राजधानी जो है तंजौर से गंगेकोंडचोलपुरम ले जाते हैं। उसके बाद इनका जो राष्ट्रीय चिन्ह था वह बाघ था और इनका प्राचीनतम निवास स्थान तो मैं बता ही चुका हूँ कि उरेयूर था। और चोलों के इतिहास के बारे में जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होती है कि वह कौन कौन से इतिहास के स्रोत हैं जिनसे जो है हम चोलों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका प्रारंभिक जो है वह पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, क्योंकि साक्ष्य हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में जो हमने पढ़े हैं तो इनमें जो चोलों की जानकारी के स्रोत है मुख्य रूप से वह अभिलेख है, क्योंकि चोलों ने जो है दक्षिण भारत में उन्होंने विशेष रूप से मंदिरों का निर्माण करवाया और मंदिरों के निर्माण के साथ साथ जो उन्होंने मंदिरों की दीवारों पर अपने अभिलेख लिखवाए और यह अभिलेख जो 4 भाषाओं में लिखे गए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत, इन 4 भाषाओं में लिखे गए। तो अधिकांश मंदिर जो है वह चोलों के इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं और इनके इतिहास के बारे में खूब सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो प्रमुख जो है पुरातात्विक में यह अभिलेख जो है चोलों की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं और ये अभिलेख जो है वह मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाए गए थे, लिखवाए गए थे। इसलिए जो दक्षिण भारत के जो चोलों द्वारा निर्मित मंदिर है वह चोलों की इतिहास जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा
ये जो अभिलेख है यह 4 भाषाओं में लिखे गए हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं में। पुरातात्विक के साथ अभिलेखों के साथ साथ सिक्के भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी जानकारी सिक्कों से भी प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण निधि जो है वह स्वर्ण निधि यानी कि सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, वह धवलेश्वरम से प्राप्त हुए हैं। एक बड़ी निधि प्राप्त हुई है, एक खजाना प्राप्त हुआ है जिसमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं स्वर्ण सिक्के, और वह जो है धवलेश्वरम से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो इनके स्वर्ण सिक्के थे इनको कासू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कासू कहा जाता था। और जो सबसे बड़ा जो सिक्का था वह कल्याणजू कहा जाता था। जो सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था उसे कल्याणजू कहा जाता था और इनके सिक्कों को जो है वह कासू कहा जाता था। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में इनके बहुत सारे साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं, जिनसे चोलों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे जय गौड़ादार है, जो जय गौड़ादार द्वारा लिखित कलिंग तुपर्णी, इनसे चोलों के बारे में काफ़ी जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अलावा जो सेकलियार थे इन्होंने ग्रंथ लिखा पेरिय पुराणम, तो इस पेरिय पुराणम से भी इनके बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अलावा जो बुद्धमित्र थे तो बुद्धमित्र ने एक ग्रंथ लिखा वीर सोलियम, ये विशेष रूप से एक व्याकरण ग्रंथ था, एक व्याकरण ग्रंथ था, लेकिन फिर भी इस व्याकरण ग्रंथ में भी चोलों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। इस तरह सिक्के, अभिलेख और साहित्यिक रूप से ये जो है हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसके अलावा जो 13वीं शताब्दी में चीनी यात्री थे जिनका नाम था चाउ जुकुआ, इन्होंने अपनी पुस्तक चू फान चीन में इन चोलों की न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है या उल्लेख किया है। तो इस तरह देसी और विदेशी अनेक स्रोतों से जो है चोलों के बारे में जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। पुरातात्विक के मुख्य रूप से इनके अभिलेख जो है वह जानकारी के स्रोत है। तो चोलों की प्राचीनता की बात करें कि चोल जाति जो है या चोल जो वंश है वह कितना प्राचीन था, तो भारतीय जो साहित्यिक स्रोत है और विदेशी जो साहित्यिक स्रोत है, इन दोनों यानी कि भारतीय और विदेशी दोनों ही स्रोतों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जो चोल वंश है यह भारतीय एक प्राचीन वंश था और इसका चोलों का उल्लेख महाभारत जो हमारा महाकाव्य है, हमारे 2 महाकाव्य, एक महाभारत और एक रामायण, तो जो हमारा महाभारत महाकाव्य है इसमें भी चोल जाति का या चोलों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मेगस्थनीज जो भारत आए और भारत के बारे में बहुत विस्तृत रूप से लिखा अपनी पुस्तक इंडिका में, तो मेगस्थनीज ने भी चोल जाति का उल्लेख किया है या चोल जाति का वर्णन किया है। इससे यह बात जाहिर होती है या यह स्पष्ट होता है कि जो चोल जाति है वह भारत की एक प्राचीन जाति है। इसके अलावा जब शासकों की बात करें तो सबसे पहले विजयालय ने जो है चोल वंश की स्थापना की, उसके संस्थापक बने और विजयालय शासक बनने पर उन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और तंजौर को राजधानी बनाकर वह स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इसके अलावा उन्होंने जो है कहाँ पे कैसे किस प्रकार से प्रारंभ किया शासन, तो जो वर्तमान समय में जो तंजौर है, त्रिचनापल्ली है और जो पुदुकोटा नामक स्थान है, क्षेत्र है, यहीं पर ये चोल मंडल था यानी चोल का राज्य था। लगभग 9वीं शताब्दी यानी कि 9वीं सदी में जो है इन्होंने 9वीं सदी के मध्य में यानी बीच में जो विजयालय नामक सरदार ने चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। यानी चोलों की जो स्वतंत्र सत्ता की बात करें, क्योंकि पहले प्रारंभिक रूप से जो चोल थे वो पल्लवों के सामंत थे, लेकिन विजयालय ने जो है 9वीं सदी के मध्य में इन्होंने स्वतंत्र रूप से चोल मंडल की या चोल राज्य की नींव डाली और
इससे पूर्व जो है चोल वो पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य करते थे और विजयालय ने ही इनको सामंत व्यवस्था से मुक्त करवाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने लगे, स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था संभालने लगे। और तंजौर को, जो उनकी प्रारंभिक राजधानी कही जाती है, तो तंजौर को जो है उन्होंने पहले अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासक करने लगे। इस प्रकार चोल वंश की या चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना जो है वह विजयालय ने की थी। विजयालय की शासन व्यवस्था के बाद शासक बनते हैं, वह बनते हैं आदित्य प्रथम। तो आदित्य प्रथम जो है वह 871 ईस्वी से लेके 1907 ईस्वी तक शासन व्यवस्था संभालते हैं और यह बड़े ही पराक्रमी थे और ये विजयालय के ही पुत्र थे। तो उनकी मृत्यु के बाद जब ये शासक बनते हैं तो यह एक पराक्रमी शासक था। तो उन्होंने जो है संपूर्ण पल्लव राज्य पर, क्योंकि पल्लव शासक उस समय बड़े कमज़ोर थे, तो उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने जो है आदित्य प्रथम ने उन पर आक्रमण किया और संपूर्ण पल्लव राज्य पर जो है अधिकार कर लिया। और इसके साथ साथ एक जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण द्वितीय, तो कृष्ण द्वितीय की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र का विवाह जो है वह चेर नरेश रथाणु रवि की पुत्री के साथ हुआ। इस प्रकार आदित्य प्रथम ने जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसके साथ साथ इन्होंने चेर जो एक प्रमुख वंश था, तो चेर वंश की पुत्र का विवाह, अपने पुत्र का विवाह जो है उन्होंने चेर वंश के शासक के साथ कर दिया। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह जो है चेर वंश की राजकुमारी के साथ कर लिया। इस तरह जो दो प्रमुख वंश, एक राष्ट्रकूट और दूसरा चेर, दोनों को ही इन्होंने अपना संबंधी बना लिया और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इसके बाद जब आदित्य प्रथम के बाद शासक बनता है वह बनता है परातक प्रथम। तो परातक प्रथम जो है ये भी एक महत्वपूर्ण शासक हुए और ये शासन व्यवस्था संभालते हैं। तो आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद 907 ईस्वी से लेके 907 से लेके 955 ईस्वी तक इनकी उपाधि मधुरेकोड, इनकी उपाधि थी परातक प्रथम की और इसके साथ साथ इनको उत्तम चोल भी कहा जाता है। तो परातक प्रथम भी एक पराक्रमी शासक हुए और इन्होंने जो है मधुरेकोड की उपाधि धारण की। मधुरेकोड की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि इन्होंने जो है वेलूर युद्ध में पांड्य एवं सिंहल राजाओं की सम्मिलित सेनाओं को भी हराया और इन सम्मिलित सेना को हराकर मदुरा पर अधिकार कर लिया। तो इसी मदुरा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है मधुरेकोड की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार इसके बाद इन्होंने जो है हेमगर्भ एवं तुलाभार नामक यज्ञों का भी संपादन किया। तो परातक प्रथम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए और इन्होंने जो है पांड्य और सिंहल यानी श्रीलंका दोनों की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया और इसके साथ साथ मदुरा पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया और इसी के उपलक्ष्य में जो इन्होंने जो है मधुरेकोड की उपाधि उन्होंने धारण की थी। और हेमगर्भ और तुलाभार नामक जो यज्ञ थे उनका भी इन्होंने संपादन किया। कृष्ण तृतीय जो एक राष्ट्रकूट शासक थे, इस राष्ट्रकूट शासक के साथ इनका युद्ध हुआ तो जो जिसे तकोलम का युद्ध कहा जाता है, तो उस तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने जो है इनको पराजित कर दिया और तोड़ मंडल पर अधिकार कर लिया। तोड़ मंडल जो था उस क्षेत्र पर, जो चोलों का क्षेत्र था, बंदरगाह था, उस पर जो है कृष्ण तृतीय ने अधिकार कर लिया। अतः एक बार फिर से जो चोल वंश था, या चोल वंश का जो इतिहास था वह पुनः अंधकार के युग में या अंधकार के गर्त में डूब गया और
इस कृष्ण तृतीय ने जो है पुनः उनको अंधकार में धकेल दिया। और इसके बाद इस युग में दो शासकों के नाम और आते हैं इस अंधकार में युग में, बाकी किसी शासकों के नाम ज़्यादा अधिकतर इतिहास में नहीं आते हैं। दो शासकों के नामों का उल्लेख मिलता है और वो शासक थे, एक मंदिरादित्य और दूसरा जो है परांतकदित्य। तो परांतकदित्य का उल्लेख मिलता है, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। और जो परांतकदित्य था इनकी उपाधि सुंदर चोल थी, यानी एक परांतक प्रथम और दूसरा था परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय और इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी सुंदर चोल। सुंदर चोल यह इनकी उपाधि थी। तो इन दो, एक मदिरादित्य और दूसरा जो है इस परांतकदित्य का उल्लेख इस अंधकार युग में मिलता है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बनते हैं और वह शासक था राजराज प्रथम। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक जिन्होंने अनेक विजय की और एक छोटे से राज्य को बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया, अनेक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। तो यह राजराज प्रथम जो है वह 985 ईस्वी में शासक बनते हैं और 985 से लेके 1014 ईस्वी तक जो है शासन व्यवस्था संभालते हैं। और चोल वंश के वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। यानी चोल की संस्थापक जो है वो तो विद्यालय थे, लेकिन वास्तविक रूप से इनको स्वतंत्र और एक बड़े भूभाग, बड़े साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो थे वो राजराज प्रथम थे। इनका मूल नाम जो है वह अमोली वर्मन था। उनका मूल नाम अमोली वर्मन था और इनकी अनेक उपाधियां मिलती है। और उन अनेक उपाधियों में से अन्य उपाधियों की बात करें तो वह है चोल मार्तंड, क्षत्रिय शिखामणि, शिवपाद शेखर। ये इनकी उपाधियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो राजराज प्रथम थे इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण युद्ध भी किए और अनेक उपाधियां भी धारण की। तो इनका मूल नाम जो अमोली वर्मन था वह, जबकि इन्होंने राजराज प्रथम जो है जब ये शासक बनते हैं और इनका राज्याभिषेक किया जाता है तो अपने राज्याभिषेक के समय जो है इन्होंने राजराज प्रथम की उपाधि धारण की थी। और इनकी अनेक दूसरी उपाधियां भी प्राप्त होती है, जैसे काडलूर सालिक कलम तरु। यह इनकी उपाधि जो है यह इन्होंने जब केरल विजय किया, केरल पर अधिकार किया, तो उस समय इन्होंने ये उपाधि धारण की। उसके अलावा कलिंग कुलातंक की उपाधि प्राप्त होती है, वह इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में धारण की। इसके अलावा सिंगलांतक उपाधि मिलती है, उन्होंने जो है सिंहल विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ये उपाधि धारण की। इसके अलावा और भी उपाधियां प्राप्त होती है, जैसे जय गौड़, जो उन्होंने पांड्य शासकों पर विजय प्राप्त की, तो उसके उपलक्ष्य में जो है जय गौड़ की उपाधि धारण की। और इसके अलावा चोल नारायण, जब इन्होंने पश्चिमी गंगों पर अधिकार कर लिया या गंगों पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने जो है चोल नारायण की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की, बहुत सारे युद्ध लड़े और उन युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की और चोल राज्य को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया। और इसके अलावा चीनी जो लोग थे या जो चीनी जो स्रोत हैं उनमें इनको जो है लोप्स कहा जाता है। कई बार ये परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इनका नाम क्या आता है? इन चीनी जो है स्रोत जो है उनमें जो है इनका नाम लोप्स आता है। लोप्स इनको लोप्स कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी उपाधियां। तो इस राजराज प्रथम जिनका मूल नाम अमोली वर्मन था, इन्हीं को जो है इनका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और राजराज प्रथम की जो पहली विजय थी, यानी पहला अभियान और जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई, और वह था केरल का अभियान। और इसका सबसे अंतिम अभियान था वह था मालदीव पर अधिकार या मालदीव विजय। तो उनके अभियान थे। राजराज का जो समकालीन शासक था
जो केरल का समकालीन शासक था वह रवि वर्मा था, और पांड्य शासक जो था वह था अमर भुजंग, और सिंहल जो श्रीलंका का शासक जो था वह था महेंद्र पंचम। और इन्होंने सिंहल पर भी आक्रमण किया तथा जो सिंहल की राजधानी थी जिसका नाम था अनुराधापुर, तो अनुराधापुरम को जो है इन्होंने ध्वस्त किया और उत्तरी सिंहल पर इन्होंने अधिकार कर लिया। राजराज ने श्रीलंका में एक अभिलेख भी खुदवाया तथा वहाँ पे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि वहाँ हिंदू स्थापत्य का एकमात्र उदाहरण है या अकेला उदाहरण है। श्रीलंका में जो उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया वो हिंदू स्थापत्य का अकेला या एकमात्र उदाहरण है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी उपलब्धियां भी हुई जो इन्होंने प्राप्त की। तो उपलब्धियों में देखें तो जो राजराज प्रथम था ये प्रथम चोल शासक था जिसमें की जो है जिन्होंने संपूर्ण भूमि की पैमाइश करवाई, यानी भूमि को नपवाया और उसके बाद उसके उपजाऊपन पर, यानी कौन सी भूमि किस प्रकार की है, कितनी उपजाऊ है, कितनी फसल होती है उस पर, तो सबसे पहले संपूर्ण अपने साम्राज्य की संपूर्ण भूमि का इन्होंने सर्वेक्षण करवाया और उसके बाद जो है उसकी उपज के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के नए करों का निर्धारण भी करवाया। इसके अलावा इनकी एक और उपलब्धि है, वह है कि जल सेना की बुनियाद जो है वह इन्होंने राजराज प्रथम ने ही रखी थी। और एक बात और जो कई बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो इन्होंने जो है यानी कि राजराज प्रथम ने ही वृद्धेश्वर मंदिर और जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इनका निर्माण इन्होंने करवाया। और इसके साथ साथ जो नागपट्टनम था तो नागपट्टनम में इन्होंने विष्णु के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था या शासक था, इन्होंने सब धर्मों का सम्मान किया और इसके साथ साथ उन्होंने जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। और 1006 ईस्वी में अपनी समकालीन विजयश्री के शैलेंद्र शासक जिनका नाम था श्री मार विजयोत्तुंग वर्मन या जिसे चूड़ामणि वर्मन भी कहा जाता है, को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार के निर्माण हेतु प्रेरित इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने रजत, स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं को बड़े पैमाने पर चलाया या उनका प्रचलन किया। और इसके साथ साथ दक्षिणी भारत में खड़ी या आसीनस्थ आकृति के सिक्के सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने ही चलाए थे। इसके अलावा अपनी रानी जिनका नाम लोक महादेवी था, लोक महादेवी के साथ इन्होंने तिरुवल्लुवर मंदिर में तुलाभार और हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ का संपादन भी इन्होंने करवाया। तो इस प्रकार इन्होंने जो है अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और अनेक प्रकार की उपाधियां भी इन्होंने प्राप्त की। राजराज प्रथम के बाद शासक जो बनते हैं वह बनते हैं राजेंद्र प्रथम, जो 1014 से लेके 1044 ईस्वी तक जो है ये शासन करते हैं। और इनकी उपाधि जो थी वह गंगकोड और पंडित चोल और कटाधिपति भी इनकी उपाधि थी। और इतिहासकार स्मिथ महोदय उन्होंने राजेंद्र प्रथम को दक्षिणी भारत का नेपोलियन कहा है, दक्षिण भारत का नेपोलियन की उपाधि राजेंद्र प्रथम को दी है। तो राजेंद्र प्रथम जो थे जिन्होंने जो है 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक शासन किया, तो जब इन्होंने गंगा घाटी अभियान किया और जब गंगा घाटी अभियान में इनको विजयश्री मिली तो इन्होंने जो है गंगकोड नामक एक उपाधि धारण की। और इसके अलावा इन्होंने जो है वैदिक शिक्षा के लिए अनेक विद्यालय खुलवाए, वैदिक शिक्षा के लिए।
तो इसी कारण जो है इनको पंडित चोल भी कहा जाता है। और इतिहासकार स्मिथ जो हुए, इन्होंने इनको दक्षिणी भारत का नेपोलियन भी कहा है। तो राजेंद्र प्रथम भी एक महत्वपूर्ण शासक हुए, क्योंकि ये बड़े ही योग्य हुए थे। और जब राजराज प्रथम ने जो है इन्हें अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और इसके अलावा जब ये शासक बनते हैं तो इनका प्रथम युद्ध जो है वह कल्याणी के चालुक्यों के साथ होता है, जो चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय को ये उस युद्ध में पराजित करते हैं। और इसके अलावा इनको पराजित करने के बाद तुंगभद्रा का जो रायचूर दोआब क्षेत्र था, रायचूर दोआब क्षेत्र, उनको इन्होंने जीत लिया। और इसके बाद संपूर्ण सिंहल पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद जो उसका शासक जो महेंद्र पंचम था को बंदी बनाकर अपने चोल साम्राज्य में लाया गया। और इसके अलावा केरल तथा पांड्य राज्य जीतकर इनको अलग राज्यों में तब्दील कर दिया इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने कलिंग को भी विजित किया, कलिंग विजय की, और गंगा घाटी का अभियान किया। और गंगा घाटी का अभियान जो है विक्रम चोल के नेतृत्व में किया गया। और इस अभियान का उद्देश्य था बंगाल से गंगा जल लाना। और जब ये अभियान सफल हो जाता है तो जो है इसे गंगकोट चोलपुरम की एक नई राजधानी बनाते हैं। गंगेकोट चोलपुरम इसको अपनी नई राजधानी बनाते हैं और गंगेकोट की उपाधि धारण करते हैं। और इसके साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया की भी इन्होंने विजय की। और कडार, श्रीविजय, अंडमान निकोबार, पेगू यानी बर्मा का क्षेत्र, तो इनको भी इन्होंने जीता। और इनका जो समकालीन शैलेंद्र शासक था वह था संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन, को भी इन्होंने पराजित किया। इस प्रकार इन्होंने जो है शैलेंद्र शासक पर विजय प्राप्त की और दक्षिण पूर्वी एशिया का भी को जीता और बहुत सारे क्षेत्र को इन्होंने जीता। इन्होंने वैदिक अध्ययन के लिए अनेक विद्यालय स्थापित किए थे, इसलिए इनको पंडित चोल की उपाधि दी गई या इनको पंडित चोल कहा जाया गया है। और इसके अलावा इन्होंने 1033 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल जो है वो चीन साम्राज्य में भेजा था। चीन साम्राज्य में अपना दूत मंडल भेजा। और इसके साथ साथ राजेंद्र प्रथम ने जो है वह कम्बोडिया के जो खमेर राजा थे उनसे भी अपनी मित्रता स्थापित की थी या मित्रता बनाई थी। तो इस प्रकार राजेंद्र चोल जो है या राजेंद्र प्रथम जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक साबित होते हैं चोल वंश के। इसके बाद राजा धीराज प्रथम शासक बनते हैं जो 1044 से लेके 1052 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इनकी उपाधि जो थी वह विजय राजेंद्र की उपाधि थी। तो ये जो है राजा धीराज प्रथम जो है ये शासन बनते हैं। तो इन्होंने जो है कल्याणी के चालुक्यों को लूटा और वहाँ अपना वीराभिषेक करवाया और विजय राजेंद्र की उपाधि इन्होंने धारण की। और इसने जो है युवराज पद, क्योंकि युवराज का जो पद है वो ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाता था, लेकिन राजाधिराज प्रथम ने यह पद अपने पुत्रों को न देकर अपना जो भाई था जिनका नाम राजेंद्र द्वितीय था, तो इन्होंने जो है युवराज का पद अपने भाई को न देकर किसको दिया, अपने पुत्रों को न देकर युवराज का पद किसको दिया, अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को जो है युवराज का पद दिया। तथा ये जो है राजाधिराज जो है प्रथम ये कोपम युद्ध में युद्ध करते हुए मारा गया और उसी युद्ध क्षेत्र में जो है राजेंद्र द्वितीय जो है वह अपना अभिषेक, क्योंकि दोनों ही युद्ध लड़े थे साथ साथ में ही दोनों भाई, जब राजाधिराज की मृत्यु युद्ध में कोपम के युद्ध में हो जाती है तो उसी युद्ध मैदान में ही इन जिनको पहले ही युवराज घोषित कर दिया गया था राजेंद्र द्वितीय को, तो ये राजेंद्र द्वितीय जो है युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तो इस प्रकार
इनकी राजाधिराज प्रथम की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं, वो बनते हैं राजेंद्र द्वितीय, जो राजाधिराज का भाई था, पुत्र नहीं था। ये शासन करते हैं 1052 से लेके 1064 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और इनकी जो उपाधि थी वह परकेसरी की उपाधि थी। तो ये शासक बनते हैं राजेंद्र द्वितीय, और उपाधि इनकी थी परकेसरी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। उसके बाद शासक बनते हैं वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र शासक बनते हैं जो 1064 से लेके 1070 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो वीर राजेंद्र शासक बनते हैं 1070 ईस्वी तक, और इनकी उपाधि थी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि, वह थी सकला भुवनाश्रय, और इसके साथ साथ इनको वल्लभ भी कहा जाता है। तो वीर राजेंद्र इनकी ये उपाधियां थी। और 1066 ईस्वी में कुंडल संगनम में जो है कि युद्ध में चालुक्यों को इन्होंने पराजित किया, और चालुक्य सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि इनसे जो सोमेश्वर थे, ये चालुक्य सोमेश्वर ये पराजित हो जाते हैं, और अपमानित होने के कारण जो है नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या, तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा सिंहल नरेश विजयबाहु को भी इन्होंने पराजित किया। और उसके बाद जो शासक बनता है वह बनता है कुलोतुंग प्रथम। जबकि यह जो है कुलोतुंग प्रथम, यह वास्तविक रूप से चोल वंश से संबंधित नहीं था, क्योंकि यह चालुक्य था। तो कुलोतुंग प्रथम जो शासक बनता है वह बनता है 1070 ईस्वी से लेके 1120 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था ये, और इनका मूल नाम जो था वह था राजेंद्र, और इनकी जो उपाधि थी वह थी सुंगमत विर्त, यानी कि अनेक करों को हटाने वाला, यह इनकी उपाधि थी। और इसके साथ साथ जो है इनकी बात करें कुलोतुंग प्रथम की, तो वीर राजेंद्र के बाद उसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बनता है। लेकिन एक वर्ष बाद ही राजेंद्र यानी कि कुलोतुंग प्रथम, इसने जो है इनकी एक वर्ष बाद ही इसका वध कर दिया, और कुलोतुंग प्रथम जो है के नाम से, यानी कि राजेंद्र जो है वह कुलोतुंग प्रथम के नाम से शासक, चोल वंश का शासक बन बैठता है। और जबकि कुलोतुंग जो है वेगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। जो कुलोतुंग था वह चोल नहीं था, जबकि वेगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। और उसी समय सिंहल विजयबाहु के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। जब ये शासक बना तो उसी समय जो है सिंहल विजयबाहु के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया, और कुलोतुंग ने अपनी पुत्री का विवाह विजयबाहु से कर लिया, और विवाह करके अपनी पुत्री का विवाह करके उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित किए, मित्रता के संबंध स्थापित किए। कुलोतुंग के बाद विक्रमचोल, कुलोतुंग द्वितीय एवं राज द्वितीय शासक हुए। विक्रमचोल की उपाधि अकलंक एवं त्याग समुद्र थी। जो विक्रमचोल शासक हुए उनकी उपाधि क्या थी? विक्रमचोल। इनकी जो है उपाधि थी अकलंक, अकलंक और त्याग समुद्र। त्याग समुद्र ये इनकी विक्रमचोल की उपाधियां थी। और इसके अलावा कुलोतुंग तृतीय जो था वह चोल वंश का अंतिम महान शासक था। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे शासक हुए, और इसके बाद इसके दरबार में जो कुलोतुंग तृतीय था, जो अंतिम महान शासक इस चोल वंश का, इसके दरबार में जो है तमिल रामायण, जिसे रामावतार कहा जाता है ग्रंथ, उसके लेखक कंबन इस कुलोतुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। जो तमिल भाषा में जो रामायण लिखी गई, जिसे रामावतार कहा जाता है, और जिसके लेखक कंबन थे,
तो कंबन जो है वे कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहते थे, दरबारी थे। इसके अलावा इनका अंतिम, इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था राजेंद्र तृतीय। यह चोल वंश का अंतिम शासक था। उसे पांड्य शासक सुंदर पांड्य ने अपना सामंत बना लिया था। जो पांड्य शासक था उसने जो है इनको अपना सामंत बना लिया था। और 1279 ईस्वी में कुलशेखर पांड्य ने चोल सत्ता का अंत कर समस्त चोल साम्राज्य का शासक बन बैठा था। इस प्रकार एक चोल विशाल चोल साम्राज्य जो धीरे धीरे बाद में जो कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण पतन के कागार पर पहुंच गया और आखिर में जो है कुलशेखर ने इस चोल साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करके संपूर्ण चोल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार ये था चोल साम्राज्य, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए और किन किन का नाम जो है चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे ऐसे। तो अगला जो टॉपिक इसी के अंतर्गत रहेगा कि ये तो हम चोल शासकों के बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त की, लेकिन अब चोलों की जो है वह शासन प्रणाली कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, कर कैसे थे, भूमि की व्यवस्था कैसी थी आदि की जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।